देखिए, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियां शीर्षक, और ये लेखक कवि नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। नागार्जुन बहुत बड़े लेखक भी रहे हुए हैं, कवि भी रहे हुए हैं। तो नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ एक निबंध हिमालय की बेटियां, और हिमालय की बेटियों से संबंधित अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है। कौन है हिमालय की बेटियां, हम इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं, और लेखक हमें किस रूप में जानने के लिए कहता है। सारा सब कुछ हम इस निबंध में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक कहता है, नदियों की बात करता है, उन नदियों की बात करता है जो हिमालय से निकलती हैं। लेखक कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, अभी तक मेरा कोई ऐसा परिचय नहीं था उनसे, बहुत दूर से देखा था उनको। बड़ी गंभीर, दूर से देखने पर कैसी लगी वे नदियाँ? बड़ी गंभीर थी, शांत स्वभाव की थी, और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत क्या होता है? कुलीन, अच्छे कुल की, अच्छे वंश की। संभ्रांत का मतलब होता है कुलीन। अच्छे कुल की। तो संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। और देखिए, सबसे पहले नदियों में उन्होंने किसका रूप दिया? किसके रूप में? संभ्रांत महिला, कुलीन महिला हो, इस तरह से शांत स्वभाव की, गंभीर अवस्था में, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। और लेके कहता है, हालांकि हिमालय के पास में, हिमालय से निकलते समय की नदियों की हालत तो नहीं देखी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जरूर उन नदियों से मुलाकात हुई, और देखा तो क्या लगा, माँ और दादी का जैसा रूप हो, जैसे मौसी या मामी की गोद हो, उस तरह से लेकर कहता है कि मैं भी उन नदियों की गोद में, उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। जैसे महसूस करता, जैसे मैं माँ की गोद में था, सोया हुआ हूँ, या जैसे मौसी या मामी की गोद में खेल रहा हूँ, इस तरह से मुझे उन नदियों की गोद लगती, नदियों की धारा लगती। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब देखिए, लेखक ने नदियों का, पहाड़ों का मानवीकरण करते हुए, जैसे उनको वे भी एक तरह से मानव हो, इस तरह से बर्ताव करते हुए, इस तरह से व्यवहार करते हुए ये निबंध लिखा है। तो जैसे मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, पर्वत है, उनका क्या कंधा होगा, लेकिन हिमालय को हम पर्वतराज मानते हैं, हिमालय को हम एक व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं विशेष तौर से। तो उस हिमालय के कंधे पर चढ़ा, उस बूढ़ा बाबा, बर्फीला बाबा जिसके कंधे पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन अब की बार जो नदियों का रूप देखा, जो मैदान में रूप देखा था पहले, वह रूप नहीं था। अब की बार जो रूप देखा वह कुछ अलग ही रूप था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। और लेखक को आश्चर्य हुआ, हैरान रह गया कि वहां से गंगा, यमुना, जो भी नदियां निकल रही हैं, उनकी हालत, वह तो छोटे छोटे नालों के रूप में इस तरह से निकलती हैं। जब उनकी जहाँ से शुरुआत हो रही है, जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, वहाँ उनकी जो हालत है, वहाँ बहुत छोटे रूप में छोटे रहती है, और मैदानों में उनका रूप विशाल हो जाता है, विशाल आकार की हो जाती है। उनमें बहुत सारी सहायक नदियाँ भी मिल जाती हैं, और बहुत सारे हिमालयी नाले भी मिलकर उनमें उनका आकार विशाल बना देते हैं। तो ये गंगा, दुबली पतली दिखने वाली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है, इस बात पर लेखक को आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब देखा उन्होंने कि हिमालय की गोद से निकलते समय इस तरह से इठलाती हुई, बल खाती हुई चलती हैं,
तो फिर ये खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उछलना कूदना, इनकी यह भाव भंगिमा है, जो हाव भाव है, ये इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। मैदानों में जाने के बाद में तो ये इस तरह से उछलती कूदती नहीं चलती। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर कौतूहल, जिज्ञासा। तो जिस हालत में कवि ने यहाँ पर पहाड़ों पे, हिमालय पर जाने के बाद में नदियों का रूप देखा, जिस तरह से वह उछलती हुई पहाड़ों में चलती हैं, तो वैसा रूप मैदानों में नहीं होता। तो लेखक कहता है कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ या किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। इतना विस्मय का मतलब आश्चर्य, इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, जितना कि ये जो बेटियां हैं बाल लीला दिखा रही हैं, इनकी बाल लीलाओं को देखकर, बाल क्रीड़ा को देखकर जितना विस्मय हुआ मुझे, उतना नहीं होता। कहाँ ये भागी जा रही हैं? अब लेखक के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि ये भागी कहाँ जा रही है, इतनी तेज गति से दौड़ी जा रही है, इनको कहाँ जाना है, कहाँ जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? और ऐसा वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, इतना उतावला कर रखा है, व्याकुल कर रखा है? बेचैन का मतलब व्याकुल, तो इतना बेचैन कर रखा है, ऐसा कौन सा इनका लक्ष्य है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अब लेखक मन में विचार करता है कि हिमालय इतना विराट, इतना प्रेम देने वाला, इतना महान पिता जो हिमालय के रूप में इन नदियों को मिला है, इन बेटियों को मिला है, तो फिर अगर इनका जो हृदय हिमालय के पास इतना विराट प्रेम पाकर भी अतृप्त रह गया, तृप्त नहीं हुआ, तो फिर कौन होगा, ऐसा कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकता है, मिटा सकेगा? आश्चर्य होता है लेखक को। एक प्रश्न भी उठता है, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, बर्फ जली, बर्फ तो ठंडी होती है, बर्फ से कौन सा जलता है, लेकिन बर्फ जली नंगी पहाड़ियां इसलिए कहा क्योंकि बर्फ की वजह से वहां पर पेड़ पौधे न के बराबर होते हैं ऊंचाई पर, इस वजह से बर्फ जली नंगी पहाड़ियां। और जलने पर क्या होता है, काला शरीर देह काली पड़ जाती है। उसी तरह से वहां भी बर्फ, और बर्फ के अलावा जहाँ बर्फ नहीं है वहां पर भी पेड़ पौधे न होने की वजह से वे काले पत्थर ही दिखते हैं। इस वजह से लेखक को लगा जैसे बर्फ से जली हुई नंगी पहाड़ियां हैं। नंगी पहाड़ियां कहने का मतलब वहां पर पेड़ पौधों की बहुत कमी है, पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए नंगी पहाड़ियां का। वही पेड़ पौधे ही, हरियाली उसका परिधान है, और हरियाली ना हो तो फिर पहाड़ियां नंगी है। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, और कई जगह घाटियां हैं जो छोटे छोटे पौधों से हरी भरी हैं। बंधुर आदित्य काएं, बंधुर, बंधुर का मतलब होता है मुकुट, ताज। और आदित्य काएं, आदित्य का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, टेबल लैंड, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहा जाता है आदित्य का। तो बंधुर आदित्य काएं, ऐसे आदित्य काएं जो मुकुट के समान है, इतना ऊपरी भाग हिमालय पर्वत का। सरसब्ज उपत्यकाएं, सरसब्ज, सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा, सरसब्ज हरा भरा। देखो इनके भी शब्दार्थ बताए मैंने। तो हरा भरा उपत्यका, उपत्यका का मतलब होता है पहाड़ के पास में नीचे की भूमि। जिसे तराई भी कहते हैं, या जिसे घाटी भी नाम दिया जाता है, जिसे उपत्यका भी कहा जाता है। तो देखिए हिमालय की क्या क्या विशेषताएं, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां भी हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां भी हैं, बंधुर आदित्यकाएं भी हैं, मुकुट की तरह ऊंची, बहुत ऊंची, और वहां पर समतल जगह, पहाड़ों के ऊपर की समतल जगह भी, सरसब्ज उपत्यकाएं भी हैं, और हरी भरी पहाड़ के आसपास की जो घाटियां हैं, तराई का भाग है वह भी हरा भरा है। ऐसा है इनका लीला निकेतन,
और इनके लीला करने का, इनके खेलने का, इनके क्रीड़ा करने का जो घर है, निकेतन का मतलब होता है घर, घर का पर्यायवाची शब्द होता है घर, निकेतन। तो लीला क्षेत्र, लीला का जो घर है, क्रीड़ा करने का घर है, खेलने का घर है, वही नदियों का घर इस तरह से है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, जरा, जरा का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा अर्थ होता है तब जब जय के नीचे नुक्ता लगा हुआ हो, नहीं लगा हुआ होता तो उसका अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा ये दूर निकल जाती है खेलते खेलते तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल और आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और फिर ये थोड़ी सी आगे बढ़ती है, खेलते खेलते आगे निकल जाती है तो क्या मिलता है? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल आदि वृक्षों के जंगल हैं और उन जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती हुई बातें याद करने का मौका मिलता होगा। मौका मतलब अवसर, समय। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कितना पश्चाताप करता होगा जब ये उसको छोड़कर निकलती हैं। सिर धुनना एक मुहावरा है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। चोटियां, यहाँ चोटी कहने का मतलब है पहाड़ का ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग, जिसे हम शिखर भी कह सकते हैं दूसरे शब्द में, शिखर, चोटी। तो बड़े बड़े शिखर, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में क्या मिलेगा आपको? उत्तर, उत्तर का मतलब यहाँ जवाब। तो उत्तर में मिलेगा मौन, विराट मौन, चुप्पी। उसके सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। जब उसकी बेटियां उससे विदा ले लेती है तो हिमालय को पश्चाताप होता है। सिर्फ मौन के सिवाय फिर उसके पास कुछ नहीं बचता, वह उदास हो जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसे कुबा भी कहा जाता है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। और जैसे ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के नाम अगर जहन में आते हैं तो इनके साथ साथ न जाने कितनी ही नदियां जो हिमालय से निकलती है, जिनका उद्गम स्थल हिमालय है, वे सारी छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने जैसे नाचने लगती है, सारी याद हो आती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के तो फिर क्या है? स्वयं कुछ नहीं है तो फिर क्या है? वे देखिए लेखक के अनुसार क्या है? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। और वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है? स्वयं में कुछ नहीं है, बल्कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों का रूप धारण करती है और समुद्र की ओर बहती चलती है, प्रवाहित होती रहती है। प्रवाहित होना, बहना। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का सही मिला है। अब देखिए लेखक ने इन दो नदियों को किस रूप में दर्शा दिया हमारे सामने। हमारे सामने यह रूप रखा कि हिमालय की बेटियां हैं और समुद्र की पत्नियां हैं। कितना सौभाग्यशाली है, कितना भाग्यवान है वह समुद्र। कौन सा समुद्र? वह समुद्र जिसे पर्वतराज, पर्वतराज किसको कहा जाता है? हिमालय को ही कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय। पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का, हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। हाथ पकड़ना मतलब पाणी ग्रहण संस्कार जिसे कहा जाता है अपने यहाँ, हाथ पकड़ना, पाणी ग्रहण संस्कार। संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जो शादी के समय होता है। वर वधू को एक दूसरे के हाथ को, वर वधू के हाथ को थमाया जाता है उनको आपस में। तो हाथ पकड़ने का सही मिला, मतलब उसकी शादी हुई इन हिमालय की दो बेटियों से। इन बेटियों से जिस समुद्र की शादी हुई वह कितना सौभाग्यशाली रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। ये जो मैंने शब्दार्थ बताए हैं आपको, जहाँ जहाँ इस पाठ में कठिन शब्द आए थे और उन शब्दों के मैंने शब्दार्थ बताए हैं, उनको आप
आराम से देखते हुए अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियां और इसके ये शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को आप करेंगे अपनी नोटबुक में, याद भी करेंगे। इसके अलावा इसी पाठ का प्रश्न संख्या 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, यह प्रश्न भी आपको करना है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, यह प्रश्न भी अपनी नोटबुक में करना है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का इस पाठ का जो बचा हुआ भाग है वह अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।